एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन है और आपकी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही है। तो आज उड़ान सीरीज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारी क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वन शॉट में ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे अच्छे से नोट्स के साथ। तो कॉपी पेन उठा के बैठना आप भी, सो दैट आप भी अपने नोट्स बनाएं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज लें जो हमारे नीट यूजी के प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना दे। तो बच्चों, फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025 बाय अनअकैडमी इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ऑल इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ने इसको डिजाइन किया गया है और इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस हैं, और वो भी हर टाइप के, चाहे वो असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, केस बेस्ड है, मैच द कॉलम्स हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसमें आपको 6 पार्ट एंड 10 फुल टेस्ट मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी बात इस टेस्ट सीरीज की ये है कि हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि आप वीडियो सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व हुआ। तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी सिर्फ 999 पे बाय यूजिंग द कोड SN09। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको लिंक पे क्लिक करना है और अपना टेस्ट सीरीज खरीदो और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाओ। और अभी भी जो बच्चे नीट 2025 को लेकर कंफ्यूज हैं, तैयारी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्रैक होगा पेपर या नहीं होगा, तो अनअकैडमी इज हियर विद ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड प्रो बैच स्पेशली फॉर नीट 2025, जिसमें ये सारे एडुकेटर्स आपको टॉप नॉच गाइडेंस देंगे। आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगी, पेपर सॉल्विंग भी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, डाउट सॉल्विंग होगी, सब कुछ आपको ऑल इन वन पैकेज यहाँ मिल रहा है एट जस्ट ₹2,999। कोड यूज करना है SN09 टू गेट दिस ऑफर। और इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 14 प्लस टेस्ट भी होंगे, एंड योर प्रिपरेशन विल बिकम मोर एलिवेटेड विद दिस टाइप ऑफ बैच, विद दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। सो जल्दी जल्दी जाइए, अपना बैच चूज कीजिए और पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर दीजिए। 4 ही महीने रह गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हमें पता है कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल लेके आते हैं, मतलब न्यूरल सिग्नल जो है वो मिलता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। बट क्या ये न्यूरल सिग्नल काफी है बॉडी के हर सेल तक मैसेज पहुंचाने के लिए? ये जो न्यूरल सिग्नल होता है ये फास्ट तो होता है, एकदम बहुत स्पीडी होता है, बट ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो मतलब बॉडी के हर सेल तक अगर हमें मैसेज पहुंचाना है तो ये शॉर्ट लिव्ड मैसेज सिस्टम से तो बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये कि सारी नर्व्स तो हर सेल तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, तो हमें जरूरत है किसी ऐसे मैसेंजर की जो सिग्नल लेके जाए बॉडी के हर सेल तक, सो दैट हर सेल की फंक्शनिंग जो है वो चलती रहे। तो ऐसे मैसेज को कैरी करते हैं हमारे हार्मोन्स, जिनको सिक्रीट कौन करता है, कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस हैं, जिनके पास डक्ट्स नहीं हैं, वो बनाती हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स होते क्या हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस। ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करती हैं। क्लियर? अब हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो ये 9 ग्लैंड्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, और अगर वो ह्यूमन मेल है तो उसमें टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल है तो ओवरीज होंगी। तो हमारे गोनाड्स भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कुछ हार्मोन्स बनाते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप लोकेशन देख सकते हैं। ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, यहाँ प्रेजेंट है। देन हमारे पास हाइपोथैलेमस से ही नीचे एक ग्लैंड एसोसिएटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में ही। देन पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस यहाँ प्रेजेंट है हमारे चेस्ट एरिया में। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। पेनक्रियाज हमें पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज जो है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होगी, और टेस्टिस मेल में वो कहाँ होती हैं? स्क्रोटल सैक के अंदर। क्लियर है? चलो जी, अब एक एक करके सारी ग्लैंड्स को हम समझेंगे। सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ना वो सबका बाप है, वो कंट्रोल करता है बाकी ग्लैंड्स को भी। इसकी लोकेशन क्या है? हमारे डायनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का जो डायनसेफेलॉन है उसका बेसल पार्ट, यहाँ प्रेजेंट है हमारा हाइपोथैलेमस, ये रीजन। क्लियर? तो ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, इसके पास कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई। सेल को बोला गया है न्यूक्लियाई। तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज करेंगे?
सबसे पहले तो ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यानी कि ऐसा हार्मोन जो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करेगा कि भाई तू कुछ रिलीज कर। क्लियर? तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेंगे। जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। ये काम किस पे करेगा? पिट्यूटरी पे। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि तुम गोनाडोट्रोफिन यानी कि हमारे FSH और LH जो है उनको बनाओ, उनको रिलीज करो। तो ये क्या करेगा? पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करेगा कि वो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करे, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। उसी तरह कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी को जाके बोलेंगे कि नहीं, तूने ये हार्मोन रिलीज नहीं करना, मतलब पिट्यूटरी के काम को इनहिबिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज होने से इनहिबिट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है सोमैटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस ने बनाया, ये कहाँ गया? पिट्यूटरी के पास, और इसने क्या किया? ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने थे और उन ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इस सोमैटोस्टेटिन ने इनहिबिट कर दिया। तो ये कैसा हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन। देन हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन्स बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं पिट्यूटरी के पास, जाते हैं पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी पे कोई इफेक्ट नहीं करते, बस वहां जाके स्टोर हो जाते हैं और फिर वहां से रिलीज करता है पिट्यूटरी। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये वो ग्लैंड है जिसपे हाइपोथैलेमस ने अपने रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर पहुंचाए और उनकी वजह से पिट्यूटरी ने कुछ हार्मोन बनाया या फिर इनहिबिट हुआ। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पास एक कैविटी में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से ही अटैच है। नीचे एक कैविटी है जिसका नाम है सेला टर्सिका, बोन्स से बनी हुई एक कैविटी है सेला टर्सिका, जिसमें क्या प्रेजेंट है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ आप देखिए, ये हाइपोथैलेमस का रीजन है और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के साथ एक इन्फंडिब्युलम नाम के स्ट्रक्चर से। यहाँ देखो, ये हमारा हाइपोथैलेमस था, इससे पिट्यूटरी कनेक्टेड है किसकी? ये आप जूम करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्फंडिब्युलम की हेल्प से। अब पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें दो पार्ट्स हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। दो पार्ट कौन से हैं? दो रीजन कौन से हैं? इंटरमीडिया एंड डिस्टेलिस। जो इंटरमीडिया है बच्चों वो एकदम छोटा सा रीजन है, जो डिस्टेलिस, अब डिस्टेलिस क्या है? बड़ा रीजन। इंटरमीडिया एकदम छोटा सा था, वो उसके अंदर ही मर्ज हो गया। तो मेनली हम क्या बोलते हैं कि हमारा पार्स डिस्टेलिस ही एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पार्स डिस्टेलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, अब यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया कि एडिनो हाइपोफाइसिस इंटीरियर और न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द पिट्यूटरी पिट्यूटरी। इन्फंडिब्युलम क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। ये बात हो गई। चलो, अब हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स, डिस्टेलिस, इंटरमीडिया। इंटरमीडिया क्या है? मर्ज्ड है, छोटा सा पार्ट है जो डिस्टेलिस के साथ ही मर्ज है। तो मेनली हमारा जो पार्ट्स डिस्टेलिस है वही रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये हार्मोन्स कौन से बना रहा है वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ बच्चों आपको नोटिस करना है कि जो हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस ने बनाए वही आके पिट्यूटरी पे अफेक्ट कर रहे हैं और अब फिर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन बनाता है। तो सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने जाके पिट्यूटरी पे असर किया तो पिट्यूटरी ने क्या बनाया? गोनाडोट्रोफिन यानी कि FSH और LH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है? हमारे गोनाड्स, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस या ओवरीज। और ये इफेक्ट क्या करते हैं? वहां जाके ये क्या असर करते हैं? ये वहां पे जाके सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं या फिर गैमीट फॉर्मेशन कराएंगे, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा हार्मोन है हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी हार्मोन बनाएगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा। तो ये कहाँ एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे, वहां से थायराइड हार्मोन्स बनवाएगा, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होगी वहां थायराइड ग्लैंड से। तीसरा हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। किसने बनाया है? हाइपोथैलेमस ने। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन जाके जब पिट्यूटरी पे एक्ट किया तो पिट्यूटरी ने एक हार्मोन बनाया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ने असर किया मैमरी ग्लैंड्स में फीमेल्स के केस में और वहां से मिल्क प्रोडक्शन कराई।
क्लियर। चौथा हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसने बनाया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी पे जब ये गया तो वहां से बना ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ने क्या बनाया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, और तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारे लिवर, बोन्स और मसल्स पे जाके एक्ट किया और वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन हुई जो बॉडी में ग्रोथ लेके आते हैं। लास्ट है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो जाके पिट्यूटरी पे जब एक्ट हुआ तो वहां से बना ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और वो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स पे अफेक्ट करेगा। वहां पे एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन है जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनकी प्रोडक्शन होगी। तो मेनली बात ये है कि हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन बनाए जो पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेंगे, फिर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स बनाएगी और वो जाके टारगेट ऑर्गन पे लगेंगे, वहां पे वो कुछ अपना इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट आता है हमारा पार्स इंटरमीडिया, जो मर्ज था डिस्टेलिस के साथ। ये क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर पार्स डिस्टेलिस में मर्ज है और प्रोड्यूस करता है मेलिनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट्स जो हैं उनको स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन जो हमारे मेलेनोसाइट पे असर करेगा और स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा। जो हमारे मेलेनोसाइट्स हैं वो स्किन पिगमेंटेशन, डार्क लाइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मेलेनोसाइट बेसिकली मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करता है। तो मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जब मेलेनोसाइट पे जाके एक्ट करेगा तो मेलानिन प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। मेलानिन प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो सकती है, वैसा ही हमारा स्किन पिगमेंटेशन रहेगा। देन हमारा जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, आप याद करो हाइपोथैलेमस जब हमने पढ़ा था तो हमने एक बात बोली थी कि दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन जो हाइपोथैलेमस है वो बनाता है और वो पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो हमारी पिट्यूटरी का ऐसा हिस्सा है जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को स्टोर करके रखता है। क्लियर? ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब चाइल्ड बर्थ हो, लेबर पेन हो, उस टाइम पे ये यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दूसरी बात, ये मेमोरी ग्लैंड्स में से मिल्क को इजेक्ट कराने का काम करता है। दूसरी तरफ जो वैसोप्रेसिन है जिसको हम ADH यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, उसका काम क्या है, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन कराता है हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। किडनी के जो नेफ्रन है वहां डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन कराता है ताकि यूरिन के साथ वाटर जो है वो एक्सेसिवली ना जाए। तो मतलब इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर विद यूरिन, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाईयूरेसिस। तो अगर ये वैसोप्रेसिन डाईयूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्लियर है बच्चों? ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स, हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी हमारे फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी, ये छोटा सा मैंने रेड मार्क कर दिया है, इस पोर्शन में हमारा पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है और ये हमारी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फोर ब्रेन में डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है, हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है, 24 आवर्स का जो साइकिल है, बॉडी पैटर्न है, उसको ये रेगुलेट करता है। तो हमारी जो सर्केडियन रिदम है या डायर्नल रिदम है 24 आवर्स की, उसको ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारे पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? चलो जी, नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। लेट मी मेंशन थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे ट्रैकिया वाले रीजन में प्रेजेंट है। यू कैन सी, ये हमारे ट्रैकिया वाले रीजन में प्रेजेंट है इस तरह से। अब इसके दो लोब हैं, राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब, और ये आपस में ज्वाइंट है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं इस्थमस। क्लियर? अब अगर हम इसके थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, पीनियल स्मॉलेस्ट, थायराइड लार्जेस्ट ग्लैंड। स्ट्रक्चर की बात करें तो दो लोब्स हैं, ट्रैकिया के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है इस्थमस, जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं। अब अगर हम थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें
होता है बहुत सारे फॉलिकल्स। इसमें आपको फॉलिक्यूलर सेल देखने को मिलते हैं और पैराफॉलिक्यूलर सेल देखने को मिलते हैं, और इनके अलावा होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं यही बनाते हैं हार्मोन। तो बेसिकली जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो बनाएंगे हमारे पास T3 एंड T4 हार्मोन, यानी कि थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो बनाएंगे थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन बोल देते हैं। तो यानी 3 हार्मोन्स जो हैं वो बन रहे हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में, T3 T4 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। T4 T3 थायरोक्सिन ट्राईआइडोथायरोनिन। अब ये जो T3 T4 है इनका काम क्या है, ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, आरबीसी की फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगे, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा हमारा मेंटल सेक्सुअल एंड फिजिकल वेलबींग जो बिहेवियर है, हमारी डेवलपमेंट, उसमें भी इनका रोल है। एनिमल्स के अंदर देखा जाए, इंसेक्ट्स में देखा जाए तो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है उसमें थायराइड हार्मोन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन जो हमारा हार्मोन है तीसरा हार्मोन, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन TCT। इसका क्या फंक्शन है, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है जो कि हाइपोकैल्सीमिक है। हाइपोकैल्सीमिक का मतलब है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को लोअर डाउन करता है। क्लियर है इतनी बात। थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। आयोडीन की प्रेजेंस एब्सेंस जो है वो डिटरमाइन करती है कि हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम करेगी नहीं करेगी। तो अगर आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बनाएगी, थायराइड हार्मोन्स बनेंगे पर वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो अगर थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, बनता जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे एनलार्ज होना शुरू हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन बना रही है पर बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है हार्मोन, तो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और एनलार्ज हो जाएगी हमारी थायराइड ग्लैंड। इस कंडीशन को बोलेंगे हम गोइटर। क्लियर है इतनी बात। अब अगर एडल्ट फीमेल्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी रहे, तो उस केस में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो सकता है। सेकंड थिंग, अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए किसी फीमेल को, तो जो बच्चा डेवलप हो रहा है, बेबी जो है, उस पर भी इफेक्ट होगा, उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, जिसको क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं। उस बच्चे का IQ लो होगा, उसमें डेफनेस मतलब या सुन नहीं पाएगा, म्यूटिज्म हो सकता है, मतलब बोल नहीं पाएगा, और उसके अंदर एबनॉर्मल स्किन पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उससे ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब अगर हाइपोथायराइडिज्म की जगह हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, मतलब बॉडी के अंदर एक्सेसिवली थायराइड हार्मोन बनने लग जाए, तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन किसकी वजह से होगा, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स और कैंसरस सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर जैसे सेल्स बन जाएं, नोड्यूल्स कुछ गांठें बन जाएं, उस वजह से थायराइड हार्मोन एक्सेसिवली रिलीज होने लग जाएगा ब्लड में, और हमारे जो थायराइड हार्मोन के लेवल हैं बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें अगर एक कंडीशन है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसको ग्रेव्स डिसीज भी बोला जाता है, ये एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म ही है, बट इसमें क्या होता है, अब ऑप्थेल्मिक वर्ड जो है वो आईज के लिए होता है। तो इस तरह का जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें आई बॉल जैसे प्रोड्यूड, बड़े बड़े आई बॉल्स हो जाएंगे, तो आई बॉल्स प्रोड्यूड हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो इंक्रीज होगा, और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। तो ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के। देन आती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। अब अगर हम फ्रंट से देखें तो इस तरह हमें हमारी थायराइड ग्लैंड दिखती है, पर अगर थायराइड ग्लैंड की बैक साइड देखें, बैक व्यू देखें, तो इसी थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में, लेफ्ट लोब और राइट लोब में, हमें दो दो पैराथायराइड ग्लैंड दिखती हैं। यहां भी आप डायग्राम में देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, तो यानी टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, 2 इन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड, उसी में ही एम्बेडेड हमें क्या दिखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पे है 1 पेयर इन ईच, मतलब हर एक लोब के अंदर एक पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड पड़ा है, और ये हार्मोन कौन सा बनाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, यानी PTH। इसके फंक्शन क्या है, अब ये है हाइपर कैल्सीमिक, यानी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सीमिक है, और ये बोन अब क्या करता है, कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाना है, तो बोन्स की डीमिनरलाइजेशन, बोन्स में कैल्शियम आयन होता है, तो बोन्स अगर डीमिनरलाइज होंगे तो उनमें से कैल्शियम रिलीज होगा और ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स जो है वो बढ़ जाएंगे।
और ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है रीनल ट्यूब्यूल से, और हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो जाए, जो भी कैल्शियम हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में है वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाए। तो कैल्शियम लेवल्स को एक तरह से बॉडी में इंक्रीज कराया जा रहा है, और ये हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड। अगला है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो यहाँ प्रेजेंट है हमारे लंग्स के बीच में, हार्ट के पास होगा और लंग्स के बीच में इस तरह से, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम इसके आगे एक फ्लैट बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, हमारे हार्ट की जो एओर्टा है उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। और थाइमस ग्लैंड बनाता है हार्मोन थाइमोसिन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि पेप्टाइड से बने हुए हार्मोन्स थाइमोसिन। इस थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, या फिर थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, यहाँ पे हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन होती है थाइमस ग्लैंड में। और टी लिम्फोसाइट्स हमें पता है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है यानी कि जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है जो बी लिम्फोसाइट करते हैं उसको भी टी लिम्फोसाइट ही स्टिम्युलेट करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड। दोनों किडनीज पे एक एक हमारी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, तो इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर द किडनीज, और किडनी के ऊपर प्रेजेंट है तो सुप्रारीनल, अपर रीजन ऑफ ईच किडनी। अब इस एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। यहाँ पे बच्चों डायग्राम में हम देखें तो हमारा जो एड्रीनल मेड्यूला है वो होगा इसका सेंटर वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला आपको रेडिश कलर का दिख रहा है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है जो येलोइश सा है वो है इसका कॉर्टेक्स। तो मिडल वाला अंदर वाला है मेड्यूला, बाहर वाला क्या है कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला था उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली है जोना ग्लोमेरुलोसा, अंदर उस मतलब मिडल वाली है जोना फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है जोना रेटिकुलरिस। दूसरी तरफ जो हमारा एड्रीनल मेड्यूला है वो क्या काम करता है, वो कैटेकोलामाइंस बनाता है। अब कैटेकोलामाइंस इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जिसमें क्या आते हैं हमारे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ये दो हार्मोन्स जो हैं इनको एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये कब रिलीज होंगे, जब हमारी बॉडी को कुछ स्ट्रेस फील हो, इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो इसीलिए इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब जब ये हार्मोन रिलीज होंगे तब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हमें स्वेटिंग हो सकती है, हमारे प्यूपल्स डायलेट हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो कब होंगी, जब हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से हमारे ये हार्मोन्स एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। अब ये डायग्राम में हम लेयर्स देखेंगे हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स की। तो यहाँ बच्चों डायग्राम देखो, ये है हमारी पूरी लेयर, ये कॉर्टेक्स है, इतना लेयर। अब इसको हम जूम करके देखें तो ये सबसे जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या है हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा, ऊपर सबसे क्या है जोना ग्लोमेरुलोसा। देन मिडल की लेयर्स आ रही हैं हमारी जोना फैसिकुलेटा, सबसे अंदर क्या है जोना रेटिकुलरिस। ये जो लेयर्स हैं, हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन बनाएगा, लेट्स सी। तो बेसिकली जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बनाता है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। सबसे पहले आए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली होता है कॉर्टिसोल, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, अब ग्लूकोज नाम से पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि लाइपोलाइसिस, अब लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया और इनसे क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। यानी जब हम फैट्स प्रोटीन्स से, लिपिड्स प्रोटीन्स से भी हम ग्लूकोज बना रहे हैं उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसके अलावा ये हमारे अमीनो एसिड का अपटेक, हमारे सेल्स जो हैं वो अमीनो एसिड का अपटेक ना करें, उनको यूटिलाइज ना करें, इस चीज को मेंटेन करते हैं, यानी कि सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को ये इनहिबिट करेंगे। दूसरी चीज ये हमारे कार्डियोवास्कुलर एंड रीनल मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करते हैं। कॉर्टिसोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन में भी इनका कुछ फंक्शन होता है। दूसरी तरफ आते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से पता चल रहा है कि मिनरल्स, बॉडी में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड हैं।
तो मेनली इसमें आता है हमारा एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करते हैं। अब इसके अलावा ये सोडियम आयंस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन जो है उनके ट्यूब्यूल्स में वाटर और सोडियम आयंस जो है उनका रिजॉर्प्शन जो है वो ये स्टिमुलेट करेंगे। और उसके अलावा पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस जो हैं उनका एक्सक्रीशन स्टिमुलेट करते हैं। लास्ट में है हमारे एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, यानी कि एंड्रोजन्स बनाएंगे, जो कुछ सेक्स हार्मोन्स बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, हमारे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, बॉडी पे फेशियल हेयर्स। तो जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं वो होते हैं हमारे एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स की वजह से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है वो है एक ड्यूअल नेचर वाली ग्लैंड, यानी कि यह है एक कंपोजिट ग्लैंड जिसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है, कुछ हिस्सा एंडोक्राइन है। मतलब कुछ हिस्सा कुछ एंजाइम्स बनाता है, दूसरा हिस्सा क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा। तो हम यहाँ एंडोक्राइन पार्ट की डिस्कशन करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट्स जो हमारे पैनक्रियाज का है उनको बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, यहाँ जो आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के पास होते हैं दो तरीके के सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागन और बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन। जो ग्लूकागन हार्मोन है वो क्या काम करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को इंक्रीज कराता है। कैसे इंक्रीज कराएगा, ये हमारे हिपेटोसाइट को स्टिम्युलेट करते हैं कि वहां पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो। अब जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन को अगर ब्रेक कराएंगे, उनका लाइसिस यानी ब्रेक डाउन कराएंगे, तो उससे ग्लूकोज रिलीज होगा, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन्स और फैट्स को भी ब्रेक करा के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। तो यानी ये कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक। अब अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत टाइम तक बढ़ता रहे तो इस कंडीशन से हो सकता है डायबिटीज मेलिटस, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ब्लड ग्लूकोज इतना हाई हो गया है कि वो यूरिन के अंदर भी पास आउट होने लग गया है, यूरिन में भी आने लग गया है ग्लूकोज। उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी तरफ बच्चों मेरे पास है हार्मोन इंसुलिन, जो किसने बनाया, बीटा सेल्स ने। बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाया। अब इंसुलिन है हाइपोग्लाइसीमिक, यानी इसके उलट ये ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। तो क्या बच्चों, जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है यानी जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई है, मैं उसको इंसुलिन दे सकती हूँ ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए। तो जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस हो उसको दिया जाता है इंसुलिन इंजेक्शन ताकि ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके और शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सके। अब ये इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम कैसे करता है, ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करता है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की, यानी जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाए। दूसरी तरफ ये हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स को स्टिम्युलेट करता है कि तुम ग्लूकोज को अपटेक करो, उसको यूटिलाइज करो ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए। तो अल्टीमेटली ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, यानी कि दिस इज हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। क्लियर है। यहाँ डायग्राम में भी वही चीज दिखाई गई है, आपको आइल्स ऑफ लैंगरहैंस दिखाए गए हैं, इसमें आपको अल्फा बीटा सेल्स दिखाए गए हैं। देन आते हैं हमारे गोनाड्स यानी टेस्टिस एंड ओवरीज। पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे। टेस्टिस हमें पता है कि मेल्स के अंदर होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमीट्स बनाता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। और हमें पता है कि स्क्रोटल सैक के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस पड़ी हैं स्क्रोटल सैक के अंदर आउटसाइड द एब्डोमेन। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें दिखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और उनके बीच बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये है हमारे अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इनके बीच में ये जो फ्लूइड दिख रहा है वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होते हैं कुछ सेल्स जिनको बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं हार्मोन जिनका नाम है एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं हमारे लेडिंग सेल। अब ये एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, ये हमारे मेल्स जो हैं उनके अंदर जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जब मेल डेवलपमेंट चलती है तो बाकी टेस्टिस के अलावा के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी डेवलपमेंट, उनकी मैच्योरेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग, वो सब कौन मेंटेन करता है, एंड्रोजन।
दूसरी बात, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो भी किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन्स की वजह से। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो भी किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स की वजह से। देन आते हैं हमारे ओवरीज। फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरीज। ओवरीज भी 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन ईच फीमेल इन हर एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर हमारे जो पेयर ऑफ ओवरीज है वो प्रेजेंट है। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें दिखते हैं कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स, और उसके अलावा वही हमारा स्ट्रोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू, जैसे हमने टेस्टिस में पढ़ा। अब जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो बनाते हैं एक हार्मोन एस्ट्रोजन। ये जो हमारे फॉलिकल्स थे, ये फॉलिकल्स, इन्होंने क्या बनाया है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। अब जब ओव्यूलेशन हुई, हमारा सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकला, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा था, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? तो 2 हार्मोन बने हमारी ओवरी में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के काम क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरीज के अलावा जो बाकी के सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स की भी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अब हमें पता है कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल, तो ये जो फॉलिकल्स की मैच्योरेशन है वो भी कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। मेमरी ग्लैंड्स की जो मैच्योरेशन है वो कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। इसके अलावा ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिर सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर बेटा एक लेयर बनती है एंडोमेट्रियम, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पे इम्प्लांटेशन होगी, तो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ताकि उस पे जाके इम्प्लांटेशन हो पाए। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के लिए हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अलावा ये हमारे मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें एल्वियोलाई होते हैं, उन एल्वियोलाई की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। क्लियर? और ये मिल्क सिक्रेशन के लिए भी रोल प्ले करता है। तो ये था फंक्शन हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद आते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। सबसे पहले अगर मैं हार्ट के हार्मोन्स की बात करूं तो हार्ट के जो एट्रिया हैं उनकी वॉल से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या फिर ANF। क्लियर? ये ANF क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ताकि ब्लड का जो प्रेशर है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो सके। तो वेसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वेसोडाइलेशन करता है ANF जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए। दूसरा हमारा है किडनी के हार्मोन। किडनी के जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस है JGA, वो क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाता है जो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs। हमारे एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, और एरिथ्रोपोइसिस को स्टिम्युलेट कौन करता है? हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, जिसको बना कौन रहा है? हमारी किडनी के JGA सेल्स। क्लियर? देन आते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के हार्मोन्स। अब ये कुछ 4 हार्मोन्स हैं जो हमारा जीआई ट्रैक बनाता है, जिसमें पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन नाम से ही पता चल रहा है जो गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करेगा। देन है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन हमारे पेनक्रियास को स्टिम्युलेट, जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है जहां से कुछ एंजाइम्स निकलनी है उसको स्टिम्युलेट करता है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर की सिक्रीशन करे। देन है कोलेसिस्टोकाइनिन्स, जो हमारे बाइल के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। गॉल ब्लैडर में एक बाइल स्टोर हुआ था, अब वहां से बाइल को निकालना है, सिक्रीट आउट करना है, वो कौन स्टिम्युलेट करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और ये हमारी पेनक्रियास को भी स्टिम्युलेट करता है कि भाई पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाओ, चाहिए डाइजेशन के लिए, तो ये काम है कोलेसिस्टोकाइनिन्स का। देन है लास्ट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। अब ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा ये GIP हार्मोन। क्लियर है बच्चों? चलो
अब है हमारे टाइप्स ऑफ हार्मोन। अब उनका केमिकल, हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बेसिस पे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले हैं वो हार्मोन जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन से बने हैं, यानी कि पेप्टाइड नेचर के हैं जो। देन आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, देन है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, और लास्ट है हमारे जो जिनमें आयोडीन प्रेजेंट है, आइडोथायरोनिन्स हैं जो। अब पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं हमारे इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हमारे स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। देन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। आइडोथायरोनिन्स में आते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स T3, T4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। कि जो हार्मोन्स हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन बना दिए, पर वो सेल पे जाके असर कैसे करेंगे, ये मैकेनिज्म हम समझेंगे इस टॉपिक में। तो हमारे जो सेल्स हैं ना, जो भी टारगेट टिश्यू जहां पे हार्मोन ने असर करना है, उस टारगेट टिश्यू के सेल्स के पास होंगे हार्मोन रिसेप्टर। जब हार्मोन आके इस रिसेप्टर पे लगेगा, सपोज ये मेरा सेल है, इसके पास यहाँ ये रिसेप्टर है, एक हार्मोन आया, वो यहाँ आके अटैच हो गया और ये बन गया मेरे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हार्मोन आया और उस सेल के पास जो रिसेप्टर था उस पर लगा, तो वो क्या बनाया उसने? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब मेरे पास 2 टाइप के हार्मोन रिसेप्टर हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो मतलब सेल की मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। दूसरी तरफ है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर है, मोस्टली ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तो इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो सेल की मेम्ब्रेन में है, सपोज जैसे ये मैंने मेम्ब्रेन पे बनाया, तो इसके अंदर जो मेरा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो खुद सेल के अंदर नहीं जाता है, वो क्या करेगा, वो कोई सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा, एक सेकंड मैसेंजर, कोई और मैसेंजर वहां बनेगा, वो जाके सिग्नल लेके जाएगा हमारे जीनोम के पास, और फिर जो चेंजेस आने हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिर आएंगे। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं वो कौन से हो सकते हैं? साइक्लिक AMP, IP3 या फिर कैल्शियम आयंस। दूसरी तरफ जो हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो तो है ही न्यूक्लियस में, तो ये खुद इस केस में जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो खुद जीनोम के साथ इंटरैक्ट करेगा और फिजियोलॉजिकल चेंजेस या इफेक्ट्स जो है वो शो करेगा। अब बच्चों डायग्राम से समझते हैं हम। ये है मेरा पहली टाइप का रिसेप्टर, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात करें अगर हम, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और ये है मेरा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब यहां पहला डायग्राम देखते हैं। इस केस में जो मेरा रिसेप्टर है वो पड़ा है मेम्ब्रेन के ऊपर, ये रहा रिसेप्टर, ये था मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा है, हार्मोन आया और यहां फिट हो गया, क्या बन गया मेरे पास? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो कुछ रिस्पॉन्स निकला जिससे सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 या कैल्शियम आयंस। उन्होंने कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया सेल के अंदर, जिससे कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस आए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हमारे पास। अब सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं ओवरीज के केस में, तो यहाँ पे मेरे पास ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है और कोई हार्मोन आया, सपोज मेरे पास गोनाडोट्रोफिन आए, FSH LH, वो हार्मोन आया, यहाँ लगा, उसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया, सेकंड मैसेंजर एक जनरेट हुआ, उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, फिर जाके मेरे पास कोई चेंज आया जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ। क्लियर? तो हार्मोन जो था वो खुद एंटर नहीं कर रहा है इस केस में सेल के अंदर, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और वो कॉम्प्लेक्स एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है जिससे एक सेकंड मैसेंजर बन रहा है। वो सेकंड मैसेंजर आगे जाके हमारे पास कोई रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, चेंजेस जो है वो सेकंड मैसेंजर की वजह से आएंगे। देन है मेरे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इस केस में क्या होगा, जो हार्मोन है वो खुद जा रहा है हमारे सेल के अंदर। अगर हम यहाँ पे सोचें कि न्यूक्लियर रिसेप्टर है, कि न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर पड़ा है, तो सपोज ये था मेरे पास एक रिसेप्टर जिसके पास मेरा ये हार्मोन गया और उस रिसेप्टर में लग गया। जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ बना तो उसने हमारा जो जीनोम था, हमारे DNA पे अफेक्ट किया, और जो प्रोसेस होता है हमारे पास DNA से mRNA का बनना, mRNA से प्रोटीन्स का बनना, और फिर वो प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि कैसा कैरेक्टर आएगा, कैसा चेंज आएगा, यानी सेंट्रल डोग्मा पूरा।
तो उसने हमारे डीएनए पे असर किया, डीएनए ने जो एमआरएनए बनाया उससे फिर प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स जैसे भी बने वैसा ही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करेगी। तो ये था दोनों में डिफरेंस कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कैसे काम करते हैं और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है वो कैसे काम करेंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको टॉपिक समझ आया, आई होप पूरा चैप्टर जो हमने अब तक पढ़ लिया है वो पूरा समझ आया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आपको सेशन अच्छा लगा, आपको लेक्चर समझ आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीट नोवा चैनल बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो सो दैट आपको हर अपकमिंग लेक्चर के बारे में पता चलता रहे, आपको नोट्स मिलते रहें, कोई भी अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन हो, आपको वहां पता चलती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।